गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, जो भी आप लिख रहे हैं। चलो भाई, शायद आपको दिख रहा होगा मैं साफ साफ एकदम बढ़िया। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, थोड़ा सा भाई सैनिटाइजेशन का काम चल रहा था, इसमें किसी सर की क्लास थी पहले, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि इन्होंने पूरा सैनिटाइज किया। तो आपको पता ही है आजकल कोरोना के काल में ये सब करना बहुत जरूरी है। कुछ नाम बोल देते हैं हम, आतिशी, भरत, अक्षय, काशीनाथ। कितना प्यारा नाम रखा है इन्होंने, काशीनाथ। गदर मूवी की याद आ गई। राहुल, भरत, रोशन, सुजीत, नरेश, ए, विष्णु। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। लाइव क्लास है, हाँ भाई लाइव क्लास है। आज शायद 10 तारीख है, आज मंडे है, इतना तो मुझे पता है। 4 बजे हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। चंदन कह रहे हैं आप कमेंट पहले ही लिख चुके हो बिना देखे। जसवंत, रजनेश, गौरव, राकेश, धर्मेंद्र, उत्सव। ठीक है, चलो भाई, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाना शुरू किया था, परावर्तन। ठीक है, अच्छा यहीं पे है, उसमें नहीं है? ओ ठीक है। विष्णु कह रहे आशीर्वाद नहीं दिया भाई, पूर्ण आशीर्वाद भाई हमारा आपके साथ में है, से बच्चों के साथ। गदर मूवी में काशीनाथ नहीं था, घातक। घातक में है, गदर नहीं, घातक। दिमाग में तो ही चल रहा था काशीनाथ। अब डायलॉग भी आ रहे हैं दिमाग में, तो खैर छोड़ो। सर एनटीपीसी का बताइए क्या करें? एनटीपीसी क्या करें? जब पेपर होगा पेपर देना, अगर आपके इस जीवन काल में हो गया तो, वरना हो सकता है कि कहीं आपके बच्चे और आप साथ साथ ही दो। सर मेरा नाम ले लो, भरत कह रहे हैं, प्रिंस, गणेश। ये बात, ऐसी बातें मत क्या करो, नाम ले लो वाली। चलो यहाँ देखो, पिछली क्लास में बच्चे हम प्लेन मिरर पढ़ रहे थे, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सब बच्चे पिछली क्लास देख कर आए हैं। तो सब बड़े ध्यान से देखना बच्चे, अपने पास में कि प्लेन मिरर है। कुछ बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, कुछ और मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, यहां पे देखेंगे ध्यान से। ये बच्चे लाइट आके टकराई, तो मैंने आपसे कहा था कि जो लाइट आएगी उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और जो लाइट टकरा के चली जाएगी उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। तो ये रिफ्लेक्टेड है, परावर्तित, ये इंसिडेंट है, आपतित। फिर मैंने कहा था कि आप अपने मन से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, अभिलंब। नॉर्मल वो लाइन है जो सरफेस के साथ में कितना एंगल बनाती है बच्चे? 90 डिग्री का। और फिर मैंने आपसे कहा था ये आपका नॉर्मल है, अभिलंब। तो नॉर्मल इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना होता है? आई। नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे, अभिलंब परावर्तित किरण के बीच में कितना होता है? आर। यहां तक की बात आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब एक चीज देखना बच्चे, यहां पे ये जो आपका बच्चे सरफेस है, ये जो सरफेस है और ये जो इंसिडेंट रे है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ये है इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। पर ये वाला जो एंगल है ना, इसे हम कहते हैं जी, इसे हम कहते हैं ग्लांसिंग एंगल। ये होता है हमारा जी, कहलाता है ग्लांसिंग एंगल। इसे बोलते हैं हिंदी में छूता हुआ कोण, छूता हुआ कोण। तो आप यहां पे अच्छी ध्यान रखना, ये बच्चे जो नॉर्मल है अभिलंब, ये जो नॉर्मल है अभिलंब। अच्छा, मैं बहुत सारी बातें पिछली क्लास में बता चुका हूं, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं ली पहले ऑनलाइन इस लाइव क्लास को छोड़ के पिछली क्लास देख लेना, वरना समझ में नहीं आएगा। ये बच्चे आपका नॉर्मल है, ये आपका सरफेस है। आपको बताया कि इनके बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, यानी इस आई और जी का जो सम होगा, आपको पता चल गया कि आई और जी, मैं थोड़ा इधर साइड में लिख देता हूं, इस जगह की जरूरत पड़ेगी मुझे। आपको पता चल गया कि इस आई और जी का जो सम होगा वो कितना होगा बच्चे? 90 डिग्री। या आप यहां से कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो ग्लांसिंग एंगल है, ग्लांसिंग एंगल किसके बराबर है? 90 माइनस आई के। तो अगर पेपर में आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले, वो सब बच्चे आंसर देंगे मुझे। पेपर में उसने आपसे कहा कि आप ये बताइए, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण 30 डिग्री है तो ग्लांसिंग एंगल कितना होगा? तो छूता हुआ कोण कितना होगा? आपतन कोण 30 है तो छूता हुआ कोण कितना होगा? ओके रोशन जी, यहां देख लो भाई। ये धर्मेश, तुम्हें जोड़ना घटाना नहीं आता? सर लास्ट क्लास में आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज हो सकता है तो रिपीट कर दो। नहीं, लास्ट क्लास में बिल्कुल क्लियर है, मैंने खुद अपनी क्लास देख के आया हूं मैं।
तो झूठ कोई नहीं बोलेगा। देखो आपको पता है बच्चे कि आई है 30, ग्लांसिंग एंगल बताना है। अगर मैं आपको ये ना बोलता कि ग्लांसिंग एंगल क्या होता है तो आप बड़े फंस जाते हैं, क्योंकि आपको ग्लांसिंग एंगल अब पता है तो आपके लिए क्वेश्चन चुटकियों का हो गया। आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लांसिंग एंगल इन दोनों का सम होता है 90 डिग्री। तो ग्लांसिंग एंगल कितना हो गया 90 माइनस आई, तो जी की वैल्यू होगी 90 माइनस 30, यानी कितना हो गया ये 60 डिग्री। तो ये आपको मैंने केवल इसलिए बताया कि अगर आपको ये नाम पता है ना फिर ये क्वेश्चन आसान है। अगर आपको नाम नहीं पता है कि ग्लांसिंग एंगल किस किस के बीच का एंगल है तो आप पेपर में फंस जाओगे। ठीक है, सर वॉइस डबल आ रही है उसमें, झूठ क्यों बोलेंगे सर? भाई मैंने पढ़ा है, कोई डबल वबल नहीं आ रही है। अच्छा बाकी बच्चे बताना, ये जो बच्चे सोनिया कह रही है सर वॉइस डबल आ रही है लास्ट क्लास में, एक बार आप मुझे कमेंट करो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पिछली क्लास की जो वीडियो है मेरी उसमें वो कह रहे हैं कि डबल वॉइस आ रही है या वॉइस की बहुत ज्यादा दिक्कत है। सिद्धेश्वर कह रहे हैं साउंड ठीक था, नहीं सर ओके थी। गोविंदा कह रहे हैं क्लियर वॉइस है, सब ठीक है, आ रही है सर, नहीं बिल्कुल ठीक है, एक आ जाएगा हुई होगी, बिल्कुल। देखो अब ऐसे मत बोलो, चलो हल्का फुल्का तो भाई कहीं है तो आप थोड़ा वो तो एडजस्ट कर लो। अब पूरी क्लास तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा मैं, बाकी मैं एक बार पूरी क्लास देख लूंगा। अगर कहीं मुझे लगेगा कि काम की बात की जगह वॉइस की प्रॉब्लम है तो मैं 100% आपको लास्ट क्लास अगली क्लास में बता दूंगा, तो आप उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, चलो 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 सबके कमेंट आगे। यहाँ देखो अब बच्चे मुझे एक चीज बताओ, पिछली क्लास के अंदर हमने एक बात और पढ़ी थी, ये आपकी इंसिडेंट रहे आपतित किरण। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये मिरर ये दर्पण ना होता तो लाइट सीधी निकल जाती। भाई अगर ये मिरर ना होता तो ये लाइट निकलती सीधी, बिल्कुल सीधी निकलती। लेकिन इस मिरर की वजह से, दर्पण की वजह से लाइट टकरा के ऐसे चली गई, यानी लाइट को जाना तो ऐसे था पर वो गई ऐसे। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि जाना ऐसे है, जा ऐसे रही है, यानी वो अपने मार्ग से कितना विचलित हुई, इसे हमने बोला था विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। इसे मैंने कहा था बच्चे विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेल्टा था हमारा, मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए ज्यादा फोकस नहीं करूंगा इसके ऊपर। एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण, इससे मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन भी कराए थे, ग्रेजिंग इंसिडेंस वाला और नॉर्मल इंसिडेंस वाला, लंबत आपतन और पृष्ठ सर्पी आपतन भी कराए थे मैंने इससे। फिर हमने यहाँ पे बच्चे एक चीज देखी थी कि जो अपने पास में लाइन है, ये लाइन, इस लाइन पे 3 एंगल हैं, डेल्टा, आर और आई। देखो यहां से यहां तक की लाइन देखो, ये वाली लाइन, इस लाइन पे 3 एंगल है, डेल्टा, आर, आई। तो एक लाइन पे जितने भी एंगल होंगे उन सब का सम मैंने बताया था आपको कितना होता बच्चे 180 डिग्री। फिर आपको मैंने बताया था कि आई आर की वैल्यू तो सेम होती है, तो आर की जगह भी आप आई पुट कर देंगे, तो डेल्टा आपका कितना आ गया था 180 माइनस 2i आया था। तो ये मैं प्रूफ कर चुका हूं पिछली क्लास में। अब देखो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, यहां पे आप एक चीज देखना कि हमारा विचलन कोण आया था 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इस आई की जगह इस वाले फॉर्मूले से इस आई की जगह मैं पुट कर सकता हूं 90 माइनस जी? तो इस आई की जगह आप यहां पे जी धर ले जाओ तो 90 माइनस ग्लांसिंग एंगल आ गया, तो आई की जगह पुट कर दो 90 माइनस जी, तो आप देखेंगे 180 माइनस 180 प्लस 2g। तो आप सोल्व करेंगे तो आपका डेल्टा आ जाएगा 2g के बराबर, यानी आपका डेल्टा का एक फॉर्मूला आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू 2g। तो पेपर में क्या करेगा, आपको ग्लांसिंग एंगल दे देगा और विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन पूछ लेगा। तो ग्लांसिंग एंगल जितना देगा उसका डबल अगर आप निकाल लेंगे तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहां पे हम देख लेते हैं, एक बार एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करो, इफ ग्लांसिंग एंगल इज 45 डिग्री, इफ ग्लांसिंग एंगल इज 45 डिग्री देन फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, देन फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। यदि छूता हुआ कोण 45 डिग्री हो तो विचलन कोण कितना होगा? यदि छूता हुआ कोण 45 डिग्री हो तो विचलन कोण कितना होगा? सबको पता है भाई, आपको पता है कि एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आपके पास में ये आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, या फिर आपके पास में ये कैसे निकाल सकते हैं आप, ये आपके पास में जी हो, तो जी दे दिया इस बार 45, तो डेल्टा इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 45, डेल्टा हो गया 90 डिग्री। तो आपको देखना, ये जो हमने पिछली क्लास में डायग्राम बनाया था इससे कितनी बातें सीखी हमने। ये दोनों की वैल्यू बराबर होती है,
एक मैंने आपको बताया कि डेल्टा जो है वो जी के डबल होता है, डेल्टा की वैल्यू जी के डबल है। एक मैंने आपको बताया कि जी और आई का जो सम है, जी और आई का जो सम है वो कितना होता है बच्चे, इन दोनों का सम क्या होता है, जी और आई का सम होता है 90 डिग्री। तो 3-4 बातें आपको सीखनी है इसके अंदर। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो जिन बच्चों ने दोनों क्लास ली हैं, कोई डाउट है मुझे बताओ यहां तक, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभी मैं आपको और सुंदर सुंदर क्वेश्चन कराने वाला हूं इसके अंदर। सर बिग राइट करा सर, सब बड़ा लिखना है, ठीक है बड़ा लिख देंगे भाई। बाकी इतना क्लियर दिखता है इसमें, अगर आपका नेट सही है तो इतने बड़े से भी काम चल जाएगा। बाकी मैं लिख दूंगा एक बार, नो डाउट। ओके वेरी गुड। तो मैं यहां से एक चीज पता कर सकता हूं कि इस क्लास में बच्चे होशियार हैं। साइंस 9 बैच में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे प्राप्त हुई है, गुड। वरना बच्चे कुछ ना कुछ तो 2-4 तो ऐसे होते हैं, उन्हें जबरदस्ती पूछने के लिए पूछ लेते हैं वो कुछ भी, मतलब ताकि फर्जी। ऐसे नहीं होते, क्लास में भी होते हैं बच्चे। जब हम छोटे थे 1-2 बच्चे ऐसा होता था जिन्हें कुछ भी पूछना है क्लास में, हमें लगता था कितने होशियार हैं। बाद में पता चला होशियार होशियार कुछ नहीं है, बस वो तो टाइम पास कर रहे थे अपना भी और मास्टर का भी। मजा आ गया सर, मजा आ गया बेटा। चलो सर कल लास्ट क्वेश्चन, सर कल लास्ट क्वेश्चन फिर से बताइए। कल लास्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया, नवीन क्या कह रहे हो सर? कल लास्ट क्वेश्चन ये क्या है? न्यूमेरिकल कराओ मजा आता है, ठीक है चलिए। सर डेल्टा इजगल टू जी, और एक बार बोलिए सर। डेल्टा इजगल टू होता है 2g, यानी एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण ग्लांसिंग एंगल के डबल है। चलो अरे अभी तो शुरू हुआ, अभी तो देखो मजा आएगा। यहां देखो, मस्त 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 मस्त। चलो यहां देखेंगे, अपने पास बच्चे के प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, सबके हाथ में पेन होना चाहिए भाई मेरी क्लास में पढ़ते समय, और एक रफ कॉपी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है इंसिडेंट रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, यह है आपका नॉर्मल। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, ये इंसिडेंट रे आई टकरा के चली गई। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि अगर ये एंगल इधर वाला 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा? अगर इंसिडेंट रे सरफेस से 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो रिफ्लेक्टेड रे सरफेस से कितना एंगल बनाएगी? सर आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, इतनी देर में तुमने इतना बड़ा कमेंट लिखा है, आपकी वॉइस इतनी अच्छी है, इतनी देर में क्वेश्चन सोल्व करने पे ध्यान दो। चलो ये धनंजय भाई आपका गलत है। एक ये कौन है बच्चा, चंदन, इसका गलत है। ये पता नहीं कैसे गलती कर देते हैं आप। यहां देखना, क्या आपको ये नहीं पता क्या ये नॉर्मल है बच्चे? इतना मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको बताया, मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं लग रहा मुझे। 2-3 बच्चे गलत कर रहे हैं क्लास में। ये नॉर्मल है और ये सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आपको पता अगर ये 30 है तो ये 60 बचेगा ना भाई, टोटल तो 90 है तो ये 60 होगा। और आपको पता है कि ये जो आई की वैल्यू जितनी होती है, आर भी उतना ही होता है, ये भी कितना होगा 60। और नॉर्मल सरफेस के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, अगर ये 60 है तो कितना बचेगा 30। तो ध्यान रखना कि नॉर्मल इंसिडेंट रे के बीच, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल होते हैं बराबर। ऐसे ही इंसिडेंट रे सरफेस, रिफ्लेक्टेड रे सरफेस, ये वाले एंगल भी कैसे होते हैं बराबर। यानी अगर ये 30 है तो ये वाला 30 होगा, ये 60 है तो ये 60 होगा, ये अल्फा तो ये अल्फा, ये बीटा तो ये बीटा, ठीक है। तो 30 ही होंगे, तो ऐसे याद रख लेना इसे। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, और इसमें आपको पता ही है ना ये क्या होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये क्या होते हैं हमारे ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना कि ये अल्फा तो ये अल्फा, और ये बीटा तो ये बीटा, ठीक है। चलो बढ़िया, थोड़ा सा और देखो इसमें भी। सर पीडीएफ मिलेगा क्या? हाँ पीडीएफ मिलेगा, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए। और देखो जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना क्लास में, बीच बीच में कभी 30 ले लिया 60 ले लिया, भाई ये तो देखो क्लास टू क्लास वेरी हो सकते हैं, क्योंकि मैं रोबोट तो नहीं। किसी क्लास में मैंने एंगल 30 ले लिया, किसी में 45 ले लिया, किसी में 15 ले लिया, ये वैल्यू चेंज हो सकती है। पर थ्योरेटिकल पूरा पार्ट बाकी आपको सेम मिलेगा। एक आपकी जो वेब ये है ऐप, इसमें मैं डाउनलोड करा दूंगा। हिंदी राइटिंग करा और बोला सर, भाई राजू कौन सी हिंदी लिख रहे हैं आप? ये आपको तो हिंदी बोलनी नहीं आ रही। हिंदी राइटिंग करा और बोला सर, ये क्या है, कौन सी हिंदी है ये? अब देखो ये अल्फा एंगल, ये एंगल अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। अच्छा मैं कह रहा था आप ना, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है,
उसे ज्वाइन कर लेना। उस पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ पड़ी है, अंकुर सर फिजिक्स। आपको इसमें कोई स्पेस नहीं देना, अंकुर के बाद कोई स्पेस नहीं है, सर आएगा, बिना स्पेस के फिजिक्स, तीनों शब्द एक साथ आएंगे। तो यहाँ पे पीडीएफ ले लेना, डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। चलो, और फालतू कमेंट मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो एक चीज और बताओ मुझे, आप ज्वाइन कर लिया है सर, बंगाली में सर, बंगाली है ये, ओके। रीवादी भाषा, रीवादी भाषा सर आप पढ़ाओ, कमेंट पे मत पढ़ो, ऐप पर भी डलवा दीजिए। चलो ऐप पे भी डलवा देंगे, डोंट वरी। मैं चाह रहा हूं अभी 1-2 क्लास हो जाए, डलवा देंगे ऐप पर। अच्छा एक क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे अगला, अब थोड़ा यहां से थोड़ा बुद्धि का यूज करना। ये बच्चे मेरे पास में है 2 मिरर, 2 मिरर, और इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री का। 2 मिरर 60 डिग्री पे हैं, और मान लो यहां पे एक रे आके टकराई, इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, और ये रे बच्चे मान लो कि टकराई 15 डिग्री पे आके, 15 डिग्री पे आके टकराई। तो पहले यहां पे टकराई, फिर टकराने के बाद ये इस वाले मिरर पे टकराएगी, फिर बाहर निकलेगी। तो आपको बताना है कि जब एक ही मिरर था, जब एक ही मिरर था, तो आप सभी को बच्चे पता है एंगल ऑफ डेविएशन आया था 180 - 2i। अब आपको बताना है कि यहां पे 2 मिरर हैं 60 डिग्री के एंगल पे, एक आपतित किरण आई अभिलंब से नॉर्मल से 15 डिग्री पे टकराई एक मिरर पे, तो यहां पर टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, टोटल विचलन कोण कितना होगा। यहां पर टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, टोटल विचलन कोण कितना होगा, ये आपको बताना है। 2 मिरर 60 डिग्री पे हैं, प्रकाश की एक किरण 15 डिग्री पर टकराई है नॉर्मल से अभिलंब से, तो यहां टोटल विचलन कोण कितना होगा, ये आपको बताना है। दिल्ली पुलिस आईएसआई में आएगा क्या सर? दिल्ली पुलिस में, हाँ दिल्ली पुलिस में आएगा। मैं तो बल्कि यहाँ पे सीडीएस लेवल तक का पढ़ाऊंगा, पीसीएस तक का, एनटीपीसी लेवल तक का, तो आपके में थोड़ा कम ही आएगा। यानी जितना आपको समझ में आएगा ना, जो जो बातें समझ में ना आए आपको समझ जाना कि वो दिल्ली पुलिस में नहीं आएंगी, जो समझ में आ जाएगा यानी कि वो आएगा। सर आप कहाँ से हो, इतना अच्छा और कोई नहीं पढ़ाता? अच्छा नहीं समझे, यूपीएसआई के लिए है। देखो बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, तो मैं उन्हें बता देता हूं। इस क्वेश्चन को हम करेंगे बाद में, पहले इसका बेसिक देखो। आधे बच्चे तो क्वेश्चन ही समझ नहीं पाए होंगे, यहां देखेंगे ध्यान से। देखो मान ले बच्चे, सब बच्चे पेन रखना हाथ में, रफ कॉपी। जो बच्चे केवल से कपिल शर्मा के शो की तरह सुन रहे हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। ये 2 मिरर हैं थीटा एंगल पे, थीटा एंगल, ठीक है। अब इसे बड़े ध्यान सुनना कि क्वेश्चन क्या है हमारा। अगर मैं बच्चे ऐसा मान लूं कि प्रकाश की किरण आई, यह आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ये सारे शब्द मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं हिंदी के अंदर भी। और आप ऐसे मान लो कि जो किरण है ना, ये अल्फा पे टकराई, अल्फा एंगल पे। अभी थीटा की वैल्यू मैंने 60 ली है, आप 50, 20 कुछ भी ले सकते हैं, वो आगे हम करेंगे। और ये एंगल मैंने अभी 15 लिया है, पर मैं अभी इसे जर्नल केस बना रहा हूं कि 2 दर्पण थीटा एंगल पर हैं, प्रकाश की किरण एक दर्पण पे अल्फा कोण पर टकराती है, तो टोटल विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। अब देखो मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, सुनना, अभी लिखना मत, यहां देखना। आप मुझे अच्छी बताओ बच्चे, अगर ये लाइट इस मिरर पे, मैं भी इस मिरर की बात कर रहा हूं, इसे भूल जाओ, अगर ये लाइट यहां पे अल्फा एंगल पे टकराई है नॉर्मल से, तो आपको पता है कि वापस भी कितने एंगल पे जाएगी, ये अल्फा पे ही जाएगी, क्योंकि आपको पता है ये दोनों एंगल होते हैं बराबर, ठीक है। पर मुझे एक चीज बताओ, यहां ध्यान सुनना, इस रे को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, बिल्कुल ऐसे सीधे, क्योंकि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, सीधी चलती है। लेकिन इस मिरर की वजह से ये लाइट टकरा के चली गई ऐसे, तो यहां से यहां तक का जो मेरी लाइट का विचलन कोण आया, जो एंगल ऑफ डेविएशन आया, इसे मैं लिख रहा हूं Δ1, ये आ गया Δ1। अब यहां देखना, अब यहां पे लाइट टकराई, टकरा के ऐसे चली जाएगी, मान लो कि नॉर्मल है, अभिलंब है, तो ये लाइट आई बीटा एंगल पे, तो जाएगी भी कितने पे, बीटा पे। अच्छा एक चीज बताओ, इस लाइट को जाना तो बिल्कुल चाहिए था सीधे, बिल्कुल सीधे जाना चाहिए था,
लेकिन इस मिरर की वजह से ये लाइट आई और टकरा के ऐसे चली गई, तो जाना तो इसे बिल्कुल सीधे चाहिए था, लेकिन जा ऐसे रही है ये, तो अपने मार्ग से कितना विचलित हुई, इसे हमने लिख दिया डेल्टा 2। तो जो मेरा टोटल डेल्टा होगा मेरा, वो होगा बच्चे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। मैंने ऐड क्यों किया, देखो ये भी कैसे आ रहा है, मेरा जाना तो ऐसे चाहिए था, लाइट गई ऐसे, तो मेरा ये आया ऐसे, ये आया क्लॉकवाइज। ये लाइट जानी चाहिए थी ऐसे, पर ये गई ऐसे, तो ये भी कितना आया मेरा, ये भी आया क्लॉकवाइज। तो दोनों को मैंने जोड़ दिया, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अभी सुनना, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा बाद में। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मेरे पास केवल एक मिरर था, एक मिरर, तो मैंने आपसे कहा था, अगर आपको ध्यान हो, ये आई है, ये आर था, तो मैंने उस समय आपसे कहा था कि डेल्टा क्या होता है, 180 माइनस 2i, यानी आई क्या है, जितने एंगल पे लाइट टकराएगी। तो अगर मैं यहां से बच्चे डेल्टा 1 निकाल लूं, डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 कितना आएगा मेरा, 180 माइनस 2i, पर यहां पे आई नहीं है इस बार, कितना है, अल्फा। अब यहां पे आ जाओ, अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो डेल्टा 2 कितना आएगा बच्चे मेरा, 180 माइनस 2i, पर 2 नहीं, यहां पे आई नहीं है, क्या है, बीटा। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, ये हो जाएगा 180 360 माइनस 2, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पे एक चीज देखो, ये आपका नॉर्मल है, ये आपका एंगल है अल्फा, तो इतना सा एंगल क्या बचेगा, ये एंगल आपका बचेगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि यहां से यहां तक का तो 90 होगा ना, ये अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा आएगा। ये बच्चे यहां से यहां तक का 90 है, क्योंकि नॉर्मल जो है सरफेस से 90 डिग्री बनाता है, तो इतना सा एंगल क्या बचेगा मेरा, 90 माइनस बीटा। तो हम यहाँ पे एक चीज देखें, ये 90 माइनस बीटा है, ये 90 माइनस बीटा है, इतना एंगल, ये 90 माइनस अल्फा है, और ये थीटा है। तो तीनों एंगल का योग कितना बनेगा आपका, तीनों एंगल का योग बनेगा बच्चे आपका 180 ट्रायंगल के, 180 से 180 कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया थीटा के बराबर। तो आप इस अल्फा प्लस बीटा को थीटा पुट कर दो, 360 माइनस 2 थीटा। अब यहां से देखो कितने काम की बात पता चली। अगर मेरे पास में दो मिरर हो, तो जो विचलन कोण आएगा वो है 360 माइनस 2 थीटा, यानी जो विचलन कोण होगा ना, लाइट किस एंगल पर टकराई उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना है केवल उस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहां पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू मिरर, तो यहां पे थीटा है एंगल बिटवीन टू मिरर्स, दो दर्पणों के बीच का कोण। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, अभी से यहां अप्लाई कर दो। भाई आपने देखा कि आपके पास में दो मिरर 60 डिग्री के एंगल पे हैं, लाइट टकराई 15 पे, तो लाइट पहले इस पर टकरा के यहां जाएगी, फिर इस पर टकरा के यहां जाएगी, तो टोटल विचलन कोण कितना निकालना है, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो लाइट कितने पे टकराई उसका मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में तो क्या है, हमारे फॉर्मूले में है थीटा, यानी दो दर्पण के बीच का एंगल 360 माइनस 2, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, 360 में से 120 गए तो कितना आ गया 240, तो यहां पे आपका टोटल विचलन कोण आ गया 240। अब जो मैंने आपको बताया, अब बड़े ध्यान सुनना, यहां सुनेंगे। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, सर हमें बंगाली हैं, ज्यादा इंग्लिश में बताइए, भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, कोई बोलता है हिंदी में ज्यादा बताओ, कोई कह रहा है इंग्लिश में। अब यहां बच्चे सुनना बहुत ध्यान से, मैंने आपको बताया क्या है, सुनेंगे इसे। इस राम कहानी को आप भूल जाओ, ठीक है, सर बहुत छोटा हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा। भाई मैं तो ऐसे लिखता हूं हर क्लास में, बच्चों को दिखता है अक्षय भाई, अब कैसे करें, बाकी तो आंसर भी दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा लिखिए, चलो थोड़ा बड़ा लिख देंगे। अब मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को, इन सबको तुम भूल जाओ, अब मैं इस सारी कहानी को मिटा रहा हूं, ये सब है कंफ्यूजिंग। अब मैं आपको बताता हूं इसका सार क्या है, क्योंकि पेपर में आप वहां पे कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं दे रहे, ऑब्जेक्टिव दे रहे हो। अब मैं जो आपसे बताऊंगा उसे सुनना बस ध्यान से, देखो अब मैं जो आपको बताऊंगा सुनना उसे, अब के बाद समझ में आना चाहिए, इससे पहले नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास बच्चे एक मिरर है, यह है आपकी इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ये लाइट टकरा के चली गई, ये है रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, ये एंगल है आपका मान लो बच्चे 20 डिग्री। तो पेपर में आपसे उसने कहा कि अगर लाइट किसी मिरर पे 20 डिग्री के एंगल पर टकराती है तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन बताना है, विचलन कोण। एक क्वेश्चन आपका यह है कि आपके पास में दो मिरर हैं और इन मिरर के बीच में एंगल है 70 डिग्री का, 70 डिग्री का। अगर लाइट एक मिरर पर टकराए नॉर्मल से 35 डिग्री पे, तो यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण कितना होगा। अब सुनना देखो बहुत ध्यान से, अगर बच्चे एक ही मिरर है आपके पास में, एक ही मिरर है,
तो आपको पता है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है 180 माइनस 2i। आई क्या है आपका आपतन कोण, विचलन आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कितना है 20। तो कितना आ जाएगा ये 180 माइनस 2 इंटू 20 तो आ जाएगा 140। अब यहां देखना अगर आपके पास में दो मिरर हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है आपका 360 माइनस 2 थीटा। अभी मैंने प्रूफ भी किया था, ये बाद में वीडियो में देख लेना प्रूफ इसका। थीटा कितना बच्चे 70 70 140 हो गया, तो कितना आ जाएगा 140 घटाएंगे तो 0 2 3 में से गया 2 तो कितना आ गया ये 220। तो ये आ गया आपका 220। बात समझ में आ गई? तो यहां पे समझना बात को, अगर पेपर में एक ही मिरर है एक ही दर्पण है तो जो विचलन कोण होगा वो होगा 180 माइनस 2i। या मैंने इसका एक फॉर्मूला और लिखवाया था डेल्टा इज इक्वल टू 2g, ये लिखवाया था ना फॉर्मूला कि ग्लांसिंग एंगल दे रखा हो तो उसका डबल कर देना। तो पेपर में अगर एक ही मिरर है तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण कितना है तो वो इंपॉर्टेंट है। अगर दो मिरर हैं तो लाइट किस एंगल पर टकरा रही है उससे हमें मतलब भी नहीं है, दो मिरर के बीच में एंगल कितना है थीटा कितना है वो इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फॉर्मूला है 360 माइनस 2 थीटा। ये क्वेश्चन किसी पेपर में आया हुआ है तो इसे ध्यान रखना, ये बहुत सारे बच्चे करके नहीं आ पाए थे उसे। गुड इवनिंग सर, मैंने अभी क्लास परचेज किया है तो आप इस क्लास को छोड़ दो, इससे पिछली क्लास देखना और फिर इसे देखना, फिर अगली क्लास में लाइव आना दिव्या, ठीक है? सर क्लास फ्री हो गया क्या? फ्री हो गया? फ्री हो गया मतलब वो तो छोड़ो। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अगर एक ही मिरर है तो लाइट जाकर टकराई तो जो लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था पर वो जा ऐसे रही है, तो कितना विचलन आया, कितना विचलन आया बच्चे 140। 180 माइनस 2i का इस वाले क्वेश्चन में आ गया 140 का। अगर मिरर दो हैं तो लाइट पहले यहां पे जाएगी फिर यहां टकराएगी फिर यहां टकरा के ऐसे जाएगी, तो जाना तो ऐसे था उसे और जा ऐसे रही है, तो यहां पे टोटल विचलन कोण कितना आएगा 360 माइनस 2 थीटा। राज करें सुनिए जरा सर, क्या सुना है भाई बताओ क्या सुनना है? और बाकी भाई हाथ में पेन वैन रखना, मैं थोड़ा सा ऐसे पढ़ाऊंगा स्पीड से, समझने की कोशिश करना। अगर थीटा का वैल्यू नहीं था सर क्वेश्चन में तो फिर क्वेश्चन नहीं ऐसे नहीं आएगा, थीटा की वैल्यू होगी, मजाक थोड़े ना करेगा वो। राज कह रहे हैं हाँ भाई बताओ क्या दिक्कत है? सर साइंस में 10th के बाद आज स्टार्ट की हूं, तो पिछली क्लास देखना फिर ये क्लास देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट नो दीजिए, क्या लिख रखा भाई? राज कह रहे कॉन्सेप्ट कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। क्यों भाई कौन हो तुम जो तुम इतना बोल रहे हो? सुनिए सुनिए कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग तुम्हें लिखनी नहीं आती, पहले कॉन्टैक्ट नंबर की स्पेलिंग सही लिखो। हूँ आर यू कि मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट नंबर दूं? ऐसे तुम डायरेक्शन कैसे दे रहे हो टीचर को? बस साइंस अच्छे से हो जाए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, छोड़ो। एक से क्या ऐसे लिखते हैं जैसे ना 600-700 रुपए का बैच लेकर टीचर को खरीद लिया उन्होंने, ऐसे लिखेंगे स्टाइल में, नंबर दो अपना। चलो डबल मिरर वाला यूपीएससी पूछने, यूपीएससी नहीं पूछता है। कई बार बच्चे ना कुछ ऐसे पेपर देते, जैसे एसएससी जेई का एग्जाम दे दिया उन्होंने तो उसमें आ जाएगा एसएससी जेई के एग्जाम में। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हालांकि उसका हम कवर करते नहीं है, फिर भी बच्चे जैसे मान लो कि पेपर देने चले गए, एक होता है जैसे ना लैब असिस्टेंट का, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है लैब असिस्टेंट में, ठीक है? जिन्हें समझ में नहीं आ रहा वो पिछली क्लास देखेंगे तभी समझ में आएगा। चलो एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अच्छा बच्चे मुझे एक चीज बताओ, अगर दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हो ना, अगर दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हैं, अगर दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो यहाँ पे एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी बनेगी, इसे आपको ध्यान रखना है। अगर दो मिरर 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो क्या ध्यान रखना है, सुनना ध्यान से। ये इंसिडेंट रे आई, आपतित किरण, इंसिडेंट रे आपतित किरण, ये टकरा के यहां पे चली गई, ये हो गया बच्चे आपके रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। और जो कि फाइनली बाहर निकली
फाइनली बाहर निकली, इसे हम कहेंगे इमरजेंट रे। इमरजेंट रे, निर्गत किरण। सुनना ध्यान से बात को। ये थी इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ये रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण। जो फाइनली बाहर निकली यह इमरजेंट रे। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, ये जो रे आई फिर इस वाले मिरर पे टकराई, फिर इस वाले मिरर पे टकराई और बाहर निकली। यानी जो रे आई थी, ये रे जब बाहर निकली तो दोनों आपस में आपको पैरेलल दिख रही होंगी, समांतर दिख रही होंगी। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि दो मिरर किस एंगल पर रखे जाएं कि इंसिडेंट रे आपतित किरण दो रिफ्लेक्शन के बाद, दो परावर्तन के बाद अपने आप के पैरेलल हो जाए। आपने देखा होगा दो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं ना, एक रिफ्लेक्शन तो हो रहा है इस वाले मिरर से और एक रिफ्लेक्शन हो रहा है इस वाले मिरर से। तो व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन टू मिरर्स सो दैट आफ्टर टू रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे बिकम्स पैरेलल टू इटसेल्फ। दो दर्पण के बीच का कोण क्या होना चाहिए कि आपतित किरण दो परावर्तन के बाद अपने आप के ही समांतर हो जाए। तो एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का। तो मैं पॉइंट लिखवा देता हूं, यहां पे लिखेंगे, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन लिख लेंगे। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन two mirrors, what should be the angle between two mirrors so that after two reflections incident ray becomes parallel to itself। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी वाले लिखो, दो दर्पणों के बीच का कोण क्या होना चाहिए? दो दर्पणों के बीच का कोण क्या होना चाहिए? दो दर्पणों के बीच का कोण क्या होना चाहिए? दो दर्पणों के बीच का कोण क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए कि दो परावर्तन के बाद आपतित किरण अपने आप के समांतर हो जाए। दो दर्पणों के बीच का कोण क्या होना चाहिए कि आपतित किरण दो परावर्तन के बाद अपने आप के समांतर हो जाए। तो हमारा आंसर क्या होगा? 90 डिग्री। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। सर अभिलंब क्या है? भाई राज, मैंने कितनी बार बताया कि तुम जो भी बच्चा लाइव क्लास लेकर तुम पिछली क्लास देख के क्यों नहीं आते हो? अभिलंब क्या है पिछली क्लास में बता चुका हूं मैं। तुम मुझे भी रिटेट कर रहे हो, बाकी बच्चों को भी कर रहे हो। तुम एक बात सुन भाई, जितने बच्चे ये क्लास देख रहे हैं, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या कि अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो आप पहले पिछली क्लास देख के आओ। इस क्लास को डायरेक्ट लाइव मत लो, इसे लाइव मत लो। इस क्लास को आप पहले पिछली क्लास देखो। आप टीचर का टाइम भी खराब कर रहे हैं, बाकी पढ़ने वाले बच्चों का भी कर रहे हैं। चंदन कह रहे हैं सर इसे प्रूफ कीजिए। ये प्रूफ तो आप खुद ही कर सकते हैं चंदन, अभी मैंने आपको बताया। ये प्रूफ नहीं कर सकते आप। देखो ये चंदन, ये लाइट आई, ये टकरा के चली गई। अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास में दो मिरर हैं तो जो लाइट आई है और जो फाइनली बाहर गई है, तो ये आप इसमें विचलन कोण निकाल लो। डेल्टा कितना होता है? दो मिरर अगर हो 360 माइनस 2 थीटा, तो 360 माइनस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है? 90। तो डेल्टा कितना आ गया आपका? 360 में से 180 जाएगा तो 180, यानी कि विचलन कोण 180 है। यानी जो आपकी रे आई है और जो फाइनली बाहर जाएगी उनके बीच में एंगल 180 होना चाहिए। और वो देख लो, एक ये रे इधर को आ रही है और ये रे इधर को जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो पैरेलल रे अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनके बीच में एंगल होता है 180 डिग्री का। तो प्रूफ की हर बार जरूरत नहीं है, मैंने जान पूछ के नहीं बताया प्रूफ ये, ताकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे फालतू में। वरना प्रूफ आप कर सकते हो, इसका मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं पहले ही। देखो ये रे आई और ये फाइनली बाहर निकली, इन दोनों के बीच का आप विचलन कोण निकाल लो। तो विचलन कोण कैसे निकालेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे? अगर दो मिरर आपके पास में है तो मैंने कहा था एंगल ऑफ डेविएशन होता है 360 माइनस 2 थीटा। थीटा कितना है? 90। तो डेल्टा कितना आ गया? 180। तो विचलन कोण 180 आया। यानी जो रे आई अपने मार्ग से कितना विचलित हुई? 180। और दिख भी रहा है साफ साफ आपको, आने वाली और जाने वाली। तो कितना विचलित हुई अपने मार्ग से ये? तो आपको दिख रहा है
180 हुई है, यानी कि थीटा जब 90 डिग्री होगा तभी ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। सर कमेंट पर ध्यान मत दीजिए, सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन मैं हिंदी में बोल देता हूं दोबारा। दो दर्पणों के बीच का कोण क्या होना चाहिए, ताकि दो परावर्तन के बाद आपतित किरण अपने आप के समांतर हो जाए, ताकि दो परावर्तन के बाद आपतित किरण अपने आप के समांतर। निर्गत किरण क्या है? निर्गत किरण बच्चे होती है जो अल्टीमेटली फाइनली बाहर निकले। आप इस मिरर की बात करेंगे तो आप इसे इंसिडेंट रे, इसे रिफ्लेक्टेड रे कह सकते हैं। अगर केवल इस मिरर की बात करो तो ये इंसिडेंट रे, इसे रिफ्लेक्टेड कह सकते हो। अगर मैं कंबाइंड बात करूं तो जो शुरू में आएगी वो इंसिडेंट, और जो फाइनली बाहर निकलेगी उसे मैं इमरजेंट रे कह रहा हूं, निर्गत कह रहा हूं। धनंजय कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा सर कुछ। कोई बात नहीं भाई, एक आध को नहीं भी आता, सबको आए ऐसा जरूरी नहीं है। ये धनंजय, चलो इनसे बात कर लेते हैं। पहले ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। क्या आपने पिछली क्लास पूरी देखी है और क्या आज की क्लास में आप शुरू से लाइव आए हैं? ईमानदारी से आंसर दो। पिछली क्लास पूरी देखी है और आज की क्लास में स्टार्टिंग से लाइव हो। अगर आप आज की क्लास में बीच में से लाइव आए हो और पिछली क्लास नहीं देखी तो नहीं आएगा। और किसी एंगल में ऐसा नहीं होगा, ये 90 डिग्री पे है ऐसा। सर आपका क्वालिफिकेशन, एक तो एक क्वालिफिकेशन का क्या करना तुम्हें? मैंने क्या मान लो पीएचडी, आपको समझ में नहीं आ रहा तो पीएचडी का कोई फायदा नहीं है। मैं 10वीं क्लास तक पढ़ा हूं, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, पूरा समझ में आ रहा है। अरे मुझे पता है सबको आ रहा है, 2-4 होते हैं बच्चे ऐसे, कोई बात नहीं। अब मैं 2-4 के लेवल नहीं गिराऊंगा। देखो भाई, साइंस स्पेशल का मतलब ये है कि थोड़ा लेवल रहेगा क्लास में, नहीं तो आप जीएस स्पेशल ले लो, उसमें मैं बिल्कुल प्यारी प्यारी बातें बताता हूं बच्चों को, सुंदर सुंदर। साइंस स्पेशल आपने लिया है तो थोड़ा सा तो इसमें हल्का सा लेवल उठाना पड़ेगा। कल की क्लास नहीं ली सर, बस हो गया काम। तो फिर आपको एक कहना बनता ही नहीं है। जब आपने लास्ट क्लास नहीं ली बच्चे तो आप टीचर को कैसे कह सकते हो समझ में नहीं आ रहा? आप इतना तो खुद का ध्यान लगाओ ना, गलती आपकी है। आप ऐसा मत करो कि आप, मैं तो ऐसा हूं ना, मैं कमेंट पढ़ देता हूं। बहुत सारे टीचर नेगेटिव कमेंट नहीं पढ़ते, मुझे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता 1-2 बच्चे से। लेकिन आप मुझे एक बताओ, जब आपने पिछली क्लास नहीं ली, ठीक है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो समझ में नहीं आ रहा? भाई सारी क्लासेस कनेक्टेड होती है ना, अगली क्लास लोगे तो इससे भी कम समझ में आएगा। तो मेरे साथ यही दिक्कत है, अगर एक बार आपने मेरी एक भी क्लास बीच में छोड़ दी ना उस चैप्टर की, तो जब तक सारी क्लास नहीं लोगे वो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, आपको अगले चैप्टर का वेट करना पड़ेगा। तो अब आपकी ऐप में क्लास रहती है, उसे देख के आओ अगली क्लास में, ठीक है? चलो शानदार सर, कंटिन्यू करें। क्या बता रहा था मैं, भुला दिया इस बच्चे ने। हाँ देखो, ऐसे बच्चे अगर 2 मिरर 60 डिग्री के एंगल पे हों तो यहां पर भी एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी बनती है। वो देखो क्या बनती है। अगर 2 मिरर 60 डिग्री पे होंगे, एक प्रॉपर्टी यहां पे बनेगी, वो ये बनेगी। मान लो कि बच्चे आपका है मिरर M1, ये है दर्पण M2। आप किसी भी एक मिरर के पैरेलल रे फेंक दो, इस वाले मिरर के पैरेलल फेंक दो, ये रे, ये आ गई पैरेलल, ठीक है? तो इस मिरर के पैरेलल बच्चे की रे आई, इस मिरर के पैरेलल, इसे मैं बोल रहा हूं इंसिडेंट रे, मतलब जो शुरू में जो आई, फिर इस पर टकराई, फिर टकराने के बाद जो बच्चे फाइनली जो बाहर निकलेगी ना, अगर आप उस पर ध्यान देना, जो फाइनली बाहर निकलेगी, इसे मैं इमरजेंट रे कह रहा हूं, निर्गत किरण जो फाइनली बाहर निकलेगी, इसे आप देखना। ये वाली रे को देखो आप, ये वाली रे, आपको कुछ स्पेशल दिख रहा है? ये वाली जो रे है आपने देखा होगा, ये रे इस वाले मिरर के पैरेलल है। तो मैंने क्या देखा, मुझे क्या समझ में आया कि अगर 2 मिरर 60 डिग्री के एंगल पे हो, 2 मिरर के बीच में एंगल 60 डिग्री हो, और आप एक मिरर के रे पैरेलल फेंक दो, तो जो फाइनली बाहर निकलेगी वो दूसरे के पैरेलल होगी। समझ रहे हो? आपने इस वाली रे को देखो, इंसिडेंट रे को, इंसिडेंट रे आपने पैरेलल छोड़ी किसके? एक मिरर के। अब ये मिरर यहां पे टकराई, फिर यहां टकराई, और ये किसके पैरेलल हो गई? दूसरे मिरर के। यानी कि इफ एंगल बिटवीन 2 मिरर इज 60 डिग्री,
एंड इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर, देन इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू अनदर मिरर। यदि दो दर्पण 60 डिग्री के कोण पर होंगे तो आपतित किरण अगर एक के समांतर हो तो निर्गत किरण दूसरे के समांतर होगी। यानी दो दर्पण थे, एक के पैरेलल आपने रे छोड़ दी तो जो फाइनली बाहर निकलेगी, आपने छोड़ी तो पैरेलल थी इस वाले मिरर के, पर जो फाइनली बाहर निकलेगी वो दूसरे वाले के पैरेलल होगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ध्यान सुनना, मैंने कहा अगर दो दर्पण 60 डिग्री के कोण पर हैं तो किसी भी एक के पैरेलल आप छोड़ दो। मैंने इस वाले मिरर के पैरेलल रे ली, इसके पैरेलल, तो जो फाइनली बाहर निकलेगी ना तो वो दूसरे वाले के पैरेलल होगी। आपने छोड़ी पैरेलल इसके और फाइनली पैरेलल किसके निकलेगी? दूसरे के। जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जब 90 डिग्री का एंगल था, कंफ्यूज मत होना इनमें, इसमें क्वेश्चन क्या था, ये इंसिडेंट रे थी, ये आपकी बच्चे रिफ्लेक्टेड थी, ये बच्चे आपका क्या था, इमर्जेंट रे। तो यहां पे तो क्या था कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में एक दूसरे के पैरेलल थी। आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में पैरेलल कब होंगी? जब एंगल होगा 90 का। लेकिन एक मिरर के पैरेलल रे छोड़ो और दूसरे के पैरेलल बाहर निकले तो एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अगर दो मिरर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, कि अगर एक मिरर के पैरेलल रे आपने छोड़ दी है, इंसिडेंट की है, और जो रे फाइनली बाहर निकली वो दूसरे के पैरेलल हो जाए। छोड़ी आपने इसके पैरेलल, लेकिन जो बाहर निकली वो दूसरे के पैरेलल, तो कितना होना चाहिए? 60। क्या लिख लेंगे? इफ एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज 60 डिग्री एंड इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू one of the mirrors, then emergent ray will be parallel to another mirror। हिंदी में लिखेंगे, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो और आपतित किरण एक दर्पण के समांतर हो, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो और आपतित किरण एक दर्पण के समांतर हो, और आपतित किरण एक दर्पण के समांतर हो, तो निर्गत किरण दूसरे दर्पण के समांतर होगी। तो निर्गत किरण दूसरे के समांतर होगी, तो निर्गत किरण दूसरे के समांतर होगी। इंसिडेंट रे पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर एंड इमर्जेंट रे पैरेलल टू अनदर मिरर। यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो और आपतित किरण एक के पैरेलल हो, तो निर्गत किरण दूसरे के पैरेलल होगी। ये केवल 60 डिग्री पे है भाई प्रॉपर्टी, केवल 60 डिग्री पे, केवल 60 पे, ठीक है। सर इसमें रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगा, नहीं, इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड ये वाली है बच्चे, ये है रिफ्लेक्टेड। हमें तो इसमें केवल ना जो हमने छोड़ी है और जो फाइनली बाहर निकलती है उनके बारे में देखना है। जैसे यहाँ पे जो छोड़ी थी, जो फाइनली बाहर निकली थी, तो ये दोनों आपस में पैरेलल थी जब एंगल 90 था। छोड़ी एक के पैरेलल और निकली दूसरे के पैरेलल, तो तब होना चाहिए 60। सर दो ही कंडीशन पे क्वेश्चन आता है ना। हाँ देखो, इसका प्रूफ भाई तुम प्रूफ के पीछे क्यों पड़ जाते हो। हाँ देखो, मान लो कि प्रूफ कर लो, मान लो कि अल्फा है ये एंगल, अगर ये अल्फा है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी एंगल कितना होगा? अल्फा। और मैंने अभी आपको बताया था अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा? अल्फा। अच्छा ये अल्फा है, ये पैरेलल है, ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा? अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा? अल्फा। तीनों कोणों का योग होता है 180, तो अल्फा कितना होना चाहिए? 60। ये प्रूफ रूप के चक्कर मत पड़ा करो, इसके लिए तुम्हें ज्योमेट्री आनी चाहिए बहुत तकड़े वाली। ज्योमेट्री नहीं आती तो प्रूफ के चक्कर में पड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अरे ज्योमेट्री में पढ़ा होगा ना, ये लाइन पैरेलल है, तो इसके ऊपर का एंगल इसके ऊपर का एंगल बराबर होगा। ये अल्फा तो ये भी कितना होगा? अल्फा। और आज ही मैंने आपको पढ़ाया था अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना होता है? अल्फा। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा? अल्फा। दूसरा एक ये बच्चे आपकी ये यहाँ पे देखना, एक ये है और एक ये, दोनों पैरेलल हैं आपस में। अगर ये अल्फा है तो इसके ऊपर वाला भी कितना होगा? अल्फा। ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा? अल्फा। तीनों कोणों का योग होता है 180, अल्फा हो गया 60। प्रूफ तो हो जाएगा, प्रूफ की कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद करो, जो बताया जा रहा है जितना, जिसमें प्रूफ की जरूरत होगी मैं अपने आप बता दूंगा, ज्यादा नेता मत बनो बीच में।
अरे दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ जाओगे ना तुम, पहले मुझे बताओ। चलो मुझे बताना, एक मैं क्वेश्चन बोलूंगा आपके सामने। सर ऐप से साइन आउट करके दोबारा लॉगिन किया, अब लास्ट क्लास का वॉइस क्लियर है। एक 8 से है सर, फुल मेहनत करनी पड़ेगी तो समझ आएगा। ओके, नहीं सर प्रूफ की जरूरत नहीं है, दोबारा दीजिए सर, दोहरा दीजिए। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर 90 है कि 60 है। मैंने कौन से वाला क्वेश्चन पूछा, आप उसमें डिफरेंस कर पाओगे कि नहीं। चलो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, पहले सुनना पूरा तब आंसर देना। क्वेश्चन आया पेपर में कि दो मिरर थीटा एंगल पे हैं, दो मिरर के बीच का कोण कितना है, थीटा। दो मिरर थीटा एंगल पे हैं, अगर लाइट एक मिरर के पैरेलल आपने छोड़ दी है और फाइनली जो लाइट बाहर निकली वो दूसरे मिरर के पैरेलल है, तो दो एंगल के बीच का कोण कितना होगा। क्वेश्चन आया समझ में। उसने कहा कि दो मिरर थीटा एंगल पे हैं, अगर रे एक मिरर के पैरेलल आपने छोड़ी है और जो फाइनली बाहर निकली दो रिफ्लेक्शन के बाद वो दूसरे मिरर के पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू कितनी। वाओ, 60 60 60 60 60 60, गुड। गुड़िया, विष्णु, भरत, अभिषेक, उत्सव, श्याम, ये वो ऐसे वैसे बहुत सारे बच्चों का आंसर मेरे पास में वहां पहुंच गया। स्वाति, सौरभ, रोहित, जसवंत, अनुरूप, भरत, युवराज, रूपानी, भरत, जानवी। चलो सही है सबका, जितने बच्चों ने आंसर दिया। तो आप डिफरेंस समझ रहे हैं। एक बच्चा कह रहा अगर 45 होगा तो क्या होगा। 45 में बच्चे एक प्रॉपर्टी बनती है, पर उसे आप रह नहीं दो तो ज्यादा बढ़िया है। देखो ये मान लो कि दो मिरर 45 डिग्री पे हैं, 45 डिग्री पे। यहां पे प्रॉपर्टी क्या बनती है, मान लो कि आपने एक मिरर के पैरेलल रे छोड़ दी, एक के पैरेलल छोड़ दी रे, ठीक है। तो छोड़ने के बाद क्या होगा बच्चे, ये यहां पे जाकर टकराई दूसरे मिरर पे, और टकराने के बाद क्या होगा, ये अपने ही पाथ पे वापस आ जाएगी। अगर दो मिरर के बीच में 90 डिग्री, अगर दो मिरर 45 डिग्री के कोण पर हैं और आप एक मिरर के पैरेलल रे छोड़ दो, एक के पैरेलल, ये इस पर टकराने के बाद इस पर टकराएगी, फिर दूसरे पर टकराने के बाद ना उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। पता क्यों, देखो ये 45 है, ये लाइन और ये लाइन है पैरेलल, तो ये भी कितना होगा एंगल 45, क्योंकि आपको पता है अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो इनके ऊपर के एंगल बराबर होते हैं। अगर ये 45 तो इधर का भी कितना होगा 45, तो ये कितना बचेगा 90। और आपको पता है पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब लाइट 90 डिग्री पर टकराती है तो टकराकर उसी पाथ पे क्या लौट आती है, वापस। ये IIT में क्वेश्चन आते हैं, ये तुम्हारे यहाँ पे नहीं आएंगे, तो इसे रहने देना। 45 डिग्री वाले की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ पे 90 डिग्री वाला क्वेश्चन आया हुआ है और एक टेक्निकल पेपर में 60 वाला भी आया है, 45 की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 45 का अगर किसी को ज्ञान के लिए समझना है तो सुन लेना दोबारा, अगर किसी को अपनी नॉलेज के लिए चाहिए 45 वाला तो यहां देख लेना। अगर दो मिरर 45 पे हो तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी क्या बनती है, अगर एक मिरर के पैरेलल आपने रे छोड़ दी तो इस पर टकराने के बाद जो रे दूसरे मिरर पे टकराएगी तो टकरा के ये इसी पाथ पे लौट आएगी। क्यों लौट आएगी, ये 45, ये लाइन पैरेलल, ये पैरेलल, तो अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो उनके ऊपर के एंगल कितने होते हैं, बराबर। और आपको मैंने बताया था अभी कि ये जो रे है और जो टकरा के गई, इसके दोनों तरफ के एंगल बराबर होते हैं। तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, 45 45 से 90, तो तीसरा एंगल कितना बन गया 90। और जब लाइट 90 डिग्री पर टकराती है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, उसी पाथ पे लौट आती है, ठीक है। चलो भाई, इसका डाउट था एक बच्चे का, मैंने बता दिया, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं थी हमें क्लास में पढ़ने की। चलो अब किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर प्लीज एग्जाम रिलेवेंट कराओ ओनली। नहीं, किसी का डाउट होगा तो भाई लेना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी ये 90 पे 45 60 पे बनती है, बाकी में आपको कंडीशन देनी पड़ेगी, हर बार डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता देता हूं एग्जाम रिलेवेंट अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया, सुनना ध्यान से। पिछली क्लास को और आज की क्लास को मैं ऐड कर रहा हूं, ध्यान सुनेंगे बात को, इन दोनों को। एक मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास के अंदर कि लाइट आई और टकरा के चली गई, तो लाइट जिस तरफ से आई अगर लाइट उसी तरफ जाए, लाइट जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में जाए, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। फिर मैंने आपको रिफ्लेक्शन के 3 नियम पढ़ाए थे।
तो रिफ्लेक्शन के मैं रिवाइज करा रहा हूं पूरा का पूरा, सुनना सब बच्चे। तो 3 नियम हमने पढ़े थे कि जो लाइट आएगी वो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है, परावर्तित किरण, ये है नॉर्मल। तो लाइट जिस एंगल पे आएगी और जिस एंगल पे जाएगी ये दोनों एंगल होंगे बराबर। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। फिर मैंने एक पढ़ाया था आपको कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों के तीनों मैंने कहा था बच्चे ये हमेशा होते हैं एक ही प्लेन में, एक ही तल में। एक मैंने आपको पढ़ाया था कि जितनी स्पीड होगी इंसिडेंट रे की उतनी होगी रिफ्लेक्टेड रे की, इनकी चाल स्पीड होगी सेम, लेकिन डायरेक्शन बदलने की वजह से इनकी वेलोसिटी, वेग अलग अलग होंगे। ये मैं बता चुका हूं पिछली क्लास में। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि अगर एक ही मिरर हो तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है 180 माइनस 2i, ठीक है। फिर इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया कि जो ग्लांसिंग एंगल है, विचलन कोण, ये डेल्टा बराबर होता है 2g के बराबर। ये मैंने आज पढ़ाया आपको। एक बात मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में, अगर लाइट किसी मिरर पे 90 डिग्री पे टकराएगी तो टकरा के उसी रास्ते पे लौट आएगी। अगर ये मिरर है और लाइट इसे चिपक के जा रही है तो चिपकते हुए सीधे निकल जाएगी, उसके अंदर कोई भी डेविएशन, कोई विचलन नहीं होगा। फिर एक हमने आज क्या पढ़ा, एक हमने आज पढ़ा कि अगर 2 मिरर हैं और 2 मिरर के बीच में एंगल दे रखा हो थीटा, तो यहां पे जो आपका विचलन कोण आएगा 360 माइनस 2 थीटा आएगा। फिर मैंने आपको बताया अगर मिरर 90 डिग्री पे है तो जो रे आई जो टकरा के वापस गई वो होंगी पैरेलल। 60 डिग्री पे है तो एक के पैरेलल रे है, जो फाइनली बाहर निकलेगी वो दूसरे के पैरेलल होगी। यहां तक बस इतना पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो कोई डाउट है यहां तक मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार यहां तक का बता दीजिए। क्या हुआ, नो डाउट? अरे वाह, तेज हो आप तो सभी बच्चे। सर जी थोड़ा ज्यादा कराइए, न्यूमेरिकल तो बहुत कम एग्जाम में आते हैं, थ्योरी ज्यादा कराइए। हाँ थ्योरी ज्यादा कराएंगे, टेंशन मत लो। अरे ऐसा है ना, जैसे बच्चे क्या करते हैं कि थ्योरी तो बहुत बैच में पढ़ लेते हैं, जैसे स्पेशल में या कोई भी पढ़ा रहा है गली मोहल्ले में, तो थ्योरी तो वो कर लेते हैं। लेकिन जैसे एनटीपीसी में न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ग्रुप डी में आ जाते हैं, हरियाणा में आ जाते हैं न्यूमेरिकल, या जैसे मान लो कि कई बार बच्चे पेपर देने गए सीएपीएफ का, सीडीएस का, उनके अंदर भी दिख जाते हैं, एक्स ग्रुप में दिख जाएंगे, तो वहां बच्चों से होते नहीं है वो। तो इसलिए मैं करा रहा हूं। तो इसलिए आप एक काम करना, जो केवल एसएससी वाले बच्चे हैं या पीसीएस वाले, वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट छोड़ देना। जब पेपर देने जाओगे रिवाइज मत करना, केवल थ्योरी को रिवाइज करना। ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगा बस। अब शाम करें न्यूमेरिकल पढ़ाएं ज्यादा, एक से एक बच्चे, मजा आ गया सर। राकेश कह रहे हैं साइन आई बाई साइन आर नहीं बताए। तो राकेश भाई आपने कहीं पे पढ़ा होगा कि साइन आई बाई साइन आर वाला एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, पर आपको ये नहीं पता कि उसे पढ़ना कहां है। उसे रिफ्लेक्शन में नहीं पढ़ना, उसे पढ़ना है रिफ्रैक्शन में, परावर्तन में नहीं, अपवर्तन में आएगा वो। चलो याद देखो। अच्छा अगला क्वेश्चन भाई, ये थ्योरी का ही समझ लो, ये सब पेपर में आया हुआ है, सीडीएस, पीसीएस सब, तो ध्यान देंगे इस पे। ये बच्चे एक प्लेन मिरर है, ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, सुनना ध्यान से। ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, ये रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण, ये है नॉर्मल, ये आई, ये आर। पर आपको पता है कि आई आर तो बराबर होते हैं, तो मैंने यहां पे भी आई लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां भी मैंने आई लिख लिया क्योंकि आई आर होते हैं बराबर, ठीक है। चलो अच्छा, एक बार बार ये मत लिखा करो आप अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, पता है मुझे, इसे रहने दो, फालतू का मत लिखा करो। अच्छा ये आई है, ये आर है, दोनों बराबर है, मैंने यहां पे भी आई लिख दिया। अब बहुत ध्यान सुनना, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इस मिरर का नाम बच्चे रखा मैंने एक्स वाई, इस दर्पण का नाम है एक्स वाई, ठीक है। अब यहां सुनना, अब मैंने इस मिरर को पकड़ा और पकड़ के ऐसे घुमा दिया, इस मिरर को घुमा दिया मैंने। अब ये मिरर ऐसे था बच्चे, ध्यान देना, ऐसे घुमा दिया। अब इसका नाम मैंने डाल दिया एक्स प्राइम वाई प्राइम, या एक्स डैश वाई डैश, जो भी आप कहते होंगे। अब मैंने बच्चे मिरर घुमाया, मान लो कि थीटा एंगल पे। अब ध्यान सुनना बात को, ये मेरा मिरर था, ये इसका नॉर्मल अभिलंब था, मिरर का नॉर्मल अभिलंब।
तो मुझे बताओ, जब मैं मिरर को घुमाऊंगा तो इसका नॉर्मल भी घूम जाएगा साथ में, मिरर घूमेगा तो नॉर्मल घूम जाएगा, तो नॉर्मल घूम के थोड़ा सा आगे आ गया। अगर मिरर घुमा थीटा एंगल पे तो नॉर्मल भी कितने एंगल पे घूम जाएगा, थीटा। ये घुमा 20 डिग्री पे, ये भी घूमेगा 20 पे, साथ में ये रिफ्लेक्टेड रे भी घूम जाएगी, परावर्तित किरण। ये पता कितने एंगल पे घूम जाएगी, इसमें दोनों फैक्टर ऐड हो जाएंगे, ये घूमते हैं 2 थीटा पे। तो बस आपको इतना याद रखना है कि अगर मिरर को 5 डिग्री पे घुमाएंगे तो नॉर्मल भी 5 डिग्री पे घूमेगा और परावर्तित किरण घूमेगी 10 डिग्री पे। इसे घुमाएंगे 3.5 पे तो ये भी 3.5, दोनों कितना हो जाएंगे, ये कितना घूम जाएगी, 7। तो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया एक बार आरओ के एग्जाम में, अगर दर्पण को एक्स एंगल पे घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण कितने एंगल पे घूम जाएगी, 2x पे। इसे घुमाएंगे 6 तो ये 12, इसे 18 तो 36, इसे 5 तो ये 10, ये 3 तो 6। तो पहले आप लिख लो, समझ में आ जाएगा, लिखते ही लिखेंगे। इस बार हिंदी वाले लिखेंगे पहले। यदि दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए, यदि दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूम जाती है। तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूम जाती है। यदि मिरर को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूम जाती है। इफ मिरर इज रोटेटेड, यदि मिरर को थीटा कोण पर घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूम जाती है। इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, इफ मिरर, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, इसे याद रखना सभी, ये सब रिलेवेंट क्वेश्चन है सब पेपर के लिए। इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा कोमा द रिफ्लेक्टेड रे rotates by an angle 2 theta, the reflected ray rotates by an angle 2 theta। नॉर्मल क्या होगा, देखो ध्यान सुनो, ध्यान से यहां देखना। मेरे पास ये बच्चे एक मिरर है, आई पे कोई फर्क नहीं होगा, इंसिडेंट रे जो कि तू रखनी है, जो कि तू देखो, ये नॉर्मल था, सॉरी ये आपका मिरर था, ये आपका था नॉर्मल अभिलंब 90 डिग्री पे। आपने इस मिरर को थीटा एंगल पे घुमाया, तो इस पे ध्यान देना, इस वाली लाइन पे आप यहां देखना, जब मैं इस मिरर को घुमाऊंगा तो ये लाइन भी घूमेगी। तो जैसे आपका मिरर बच्चे ये था, आपने इस मिरर को थीटा एंगल पे घुमाया तो नॉर्मल भी आपका थीटा एंगल पे घूम जाएगा, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये 2 थीटा पे घूम जाएगी। ठीक है, इंसिडेंट रे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंसिडेंट रे तो आप जैसे छोड़ रहे थे वैसे ही छोड़ते रहेंगे उसे, तो इसे ऐसे छोड़ते रहेंगे। मिरर घुमाया थीटा पे तो रिफ्लेक्टेड रे घूम जाएगी 2 थीटा पे। ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मैं इसे प्रूफ कर देता हूं, यहां देखना। प्रूफ की हालांकि आपको जरूरत नहीं, यहां देखेंगे। ये बच्चे अपना नए वाला नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये आई, ये थीटा, तो आई प्लस थीटा हो गया। और आपको पता है कि लाइट नॉर्मल से जिस एंगल पे आएगी, नॉर्मल से उसी एंगल पे जाएगी, तो आई प्लस थीटा पे है, तो जाएगी कितने पे, आई प्लस थीटा पे। आपको ये एंगल प्रूफ करना कि 2 थीटा है, तो इस बड़े वाले एंगल में से ये एंगल घटा दो, तो ये वाला आ जाएगा ना, पूरे में से ये घटाओगे तो ये बचेगा। अब ये देखो कितना है, ये टोटल है आई, ये है थीटा, तो ये बच जाएगा आई माइनस थीटा। तो इस पूरे आई प्लस थीटा में से आपने घटाना है, इस पूरे आई प्लस थीटा में से आपको घटाना है ये आई माइनस थीटा। तो यहां देखेंगे आई प्लस थीटा माइनस आई, माइनस माइनस प्लस, आई से कट गया आई, तो कितना आ गया, ये 2 थीटा आ गया। तो प्रूफ की जरूरत नहीं है, जो लाइन मैंने लिखवाई है रट्टा मार लो, बिल्कुल याद कर लो। ठीक है। और चंदन भाई तुम यहां बहुत हर क्वेश्चन का तुम्हें प्रूफ चाहिए, बस तुम तो लग रहा है सिलेबस तो हो गया ऐसे तो। रोशन भाई आपको है समझ, आपने कहा फिर से एक्सप्लेन करें सर, मैंने पूरा दोबारा से बता दिया। आशीष का रीजन फॉर दिस मैंने प्रूफ कर दिया है ये। राजू सर आई रे पर क्या इफेक्ट होगा बता दिया है। चंदन कह रहे हैं 10 लाख % समझ में आ गया, 100% ज्यादा कुछ नहीं होता, कुछ इसके बारे में समझाइए सर, कैसे बता दिया है। जय श्री राम मनोज जी, जय श्री राम।
तो प्लेन मिरर में बच्चे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो परावर्तन का नियम है, उसमें ये क्वेश्चन बनते हैं। बड़ा लिखा करो सर भाई, बार बार मत बोलो। मैं लिखता हूं उसे मैं 3 बार बोलता भी हूं, तो आप सुन के लिख लिया करो। जिन्हें छोटा दिख रहा है ना, ये मैंने 3 बार बोला। इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा कोमा द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय एन एंगल 2 थीटा। तो बारी बारी एक लाइन मत बोलो। तो ये बच्चे आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड किसी का कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, एसएससी पीसीएस लेवल पे, सीडीएस लेवल पे। पहले मैं क्लास की टाइमिंग देख लेता हूं कि 5:30 तक है कि 5:15 तक है, उस हिसाब से मैं नेक्स्ट टॉपिक लूंगा इसमें। ओ 5:30 तक है, फिर तो ठीक है। नो डाउट सर। मक्खन कह रहे हैं कैरेविल इज वेरी गुड। खिलौना कह रहे हैं ऑल वर्ल्ड बेस्ट टीचर फिजिक्स। ओके सर, आप क्वेश्चन पूछिए, एक भी नहीं छूटेगा। चलो ठीक है, नहीं छूटेगा, हवा भी नहीं आएगी जब पूछ लिया तो। हाँ देखो, चलो अब एक आध क्वेश्चन करो आप, मुझे एक क्वेश्चन करके देना, लिखेंगे एक क्वेश्चन लिखेंगे। इफ इंसिडेंट रे makes an angle 20 degree with the plane mirror comma find the angle of deviation। यदि आपतित किरण समतल दर्पण से 20 डिग्री का कोण बनाती है, यदि आपतित किरण समतल दर्पण से 20 डिग्री का कोण बनाती है तो विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो विचलन कोण ज्ञात कीजिए। यदि आपतित किरण, मैं देखना चाह रहा हूं तुम्हें कितना समझ में आया। यदि आपतित किरण दर्पण से 20 डिग्री का कोण बनाती है तो विचलन कोण ज्ञात कीजिए। विकास महागलत, भारत आपका गलत है, अमन गलत है, ग्रुप डी रेलवे के लिए भी है भाई। अरे सब जगह फिजिक्स कॉमन है, कहीं पे लेवल थोड़ा सा कम होता है, कहीं पे ज्यादा होता है। जिन्होंने कहा 140 उनका महागलत है, 90-60 वालों का तो गलत का भी गलत। देखो, अरे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तुम्हें। इसने कहा कि इंसिडेंट रे आपतित किरण कितना एंगल बना रही है बच्चे, 20 डिग्री का, पर किसके साथ में, मिरर के साथ। यानी ये एंगल दिया आपको 20 डिग्री का। अगर एंगल 20 डिग्री का है, आपतित किरण इंसिडेंट रे दर्पण के साथ में 20 डिग्री एंगल बना रही है। उसने ये नहीं कहा कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, अभिलंब के साथ 20 बना रही है, ये नहीं कहा उसने कहा कि इंसिडेंट रे मिरर के साथ 20 डिग्री कोण बना रही है। तो आपको बताना है एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। तो आपको पता है बच्चे ये वाला एंगल क्या होता है हमारा, जी, ग्लांसिंग एंगल, छूता हुआ कोण। तो जी की वैल्यू 20 दे दी उसने। तो डेल्टा आपको बताया था मैंने कि 2g के बराबर होता है, तो 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा ये, 40। तो 40 है इसका। तो बहुत सारे बच्चों को गलत है ये, कम से कम 10 बच्चों का, बाकी सबका ठीक है। 220 का अनिल ने बिल्कुल ही गलत है उनका। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में ऐसे समझानी, मैंने पिछली क्लास में ऐसे कई क्वेश्चन पढ़ाए थे। मेरा सही था, राकेश कह रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, एक और देखो अभी। अगला क्वेश्चन लिखो। इफ एंगल ऑफ डेविएशन if angle of deviation is 60 degree comma find the angle of reflection, यदि विचलन कोण 60 डिग्री हो, यदि विचलन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। यदि विचलन कोण 60 डिग्री हो, यदि विचलन कोण 60 डिग्री हो
यदि विचलन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। देखो आपको बच्चे मैंने एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला बताया था, एक तो 180 माइनस 2i, एक बताया था 2g। तो ये तो ग्लांसिंग एंगल है, छूता हुआ कोण, उसका जिक्र तो क्या नहीं पेपर में। अब उसने आपको डेल्टा दे दिया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा, नहीं आर पूछा, और आपको पता है कि आई और आर की वैल्यू तो सेम होती है, तो आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं 180 माइनस 2r। तो डेल्टा दे रखा है 60, 180 माइनस 2r, तो इधर इससे ले जाओ तो आपका हो जाएगा 2r बराबर 120, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, तो r भी 60 डिग्री होगा। यानी अगर विचलन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण भी कितना होगा बच्चे 60 डिग्री का होगा। या आप ऐसे भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखो ये लाइट आई ये गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, और ये बच्चे आपका होता है विचलन कोण, ये दे रखा है 60 डिग्री, और आपको पता है कि ये दोनों एंगल तो बराबर ही होते हैं, और एक लाइन पर बने कोण कितने होते हैं 180। तो 180 कब बनेगा जब ये भी 60 हो और ये भी 60 हो, तो 60 60 60, तो कितना हो जाएगा ये 60 ही आ जाएगा। ये मैंने आपको प्रूफ करते समय बताई थी ये बातें, तो इसके लिए आपको पिछली क्लास देखनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन करें, लिखो अगला बताओ। इफ a plane mirror is rotated by an angle x by 2 comma by 2 comma incident ray normal and reflected ray rotates by an angle उसने कहा यदि समतल दर्पण x बाई 2 कोण पर घुमाया जाता है, यदि समतल दर्पण x बाई 2 कोण पर घुमाया जाता है तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण घूम जाएंगे, तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण घूम जाएंगे। तो तीनों का बताना है तीनों किस किस एंगल पे घूमेंगे। अगर मिरर को आपने x बाई 2 कोण पे घुमाया तो इंसिडेंट रे किस एंगल पे घूमेगी, नॉर्मल किस पे घूमेगा, रिफ्लेक्टेड रे किस पे घूमेंगे, एक में ही बताना। विष्णु ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन है मेरा आपसे, यदि समतल दर्पण x बाई 2 कोण पर घुमाए जाएं तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण किस किस कोण पर घूमेंगे। आपको मैंने बताया था बच्चे, अगर आपने मिरर घुमाया x बाई 2 एंगल पे तो नॉर्मल भी कितने पे घूमेगा, x बाई 2 पे ही घूमेगा, तो सेकंड वाला नॉर्मल घूमेगा x बाई 2 पे, और रिफ्लेक्टेड रे से डबल पे घूम जाती है तो कितने आ जाएगा ये x आ जाएगा। भाई जब ये थीटा था मैंने लिखवाया था क्लास में आपको, ये अगर थीटा पे घूमता है तो रिफ्लेक्टेड रे घूमती है 2 थीटा पे, तो अगर ये x बाई 2 पे घूमा तो ये x पे घूमेगा, अगर ये थीटा पे घूमा तो नॉर्मल भी थीटा पे घूमता है तो x बाई 2 तो ये भी x बाई 2, और इंसिडेंट रे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो नो चेंज आएगा यहाँ पे, यानी इंसिडेंट रे में कोई चेंज नहीं आएगा, ये जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी, और ये x बाई 2 पे है तो नॉर्मल भी x बाई 2 पे घूमेगा, x बाई 2 पे घूमी है तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी x पे, तो नो चेंज x बाई 2 और x, ये आपके आंसर हैं। अक्षय, रूपल, राहुल, अनिल सबका ठीक है इस बार, अमन तेज हो गया अब तो तुम, दिव्या सही है, प्रभात 0 x बाई 2 x, संकल्प 0 x बाई 2 x, सबका सही है। क्वेश्चन समझ में आया आपको, ये क्वेश्चन क्या है वो आप समझ गए होंगे कि इसे घुमाएंगे इतने पर तो फलाना घूम जाएगा कितने पर। पैसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, तो मैंने बहुत क्वेश्चन के तुम्हें सारे के सारे फॉर्मूले बेस्ड करा दिए। Which quantity changes in reflection of light,
पर जो मैंने आपको लास्ट में करा रहा हूं ना, ये आपके नोट्स में नहीं होंगे सब, तो बस मैं आपकी क्लास में करा रहा हूं केवल। विच क्वांटिटी चेंजेस इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन में कौन सी राशि बदल जाती है, प्रकाश के परावर्तन में कौन सी राशि बदल जाती है, स्पीड, कलर, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेग। प्रकाश के परावर्तन में कौन सी राशि बदल जाती है, स्पीड, कलर, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, कौन सी बदल जाती है? चंदन कह रहे हैं फलाना क्या होता है सर? फलाना ठिकाना नहीं पता तुम्हें? ऐसे वैसे ही जैसे हम नहीं कहते, अरे वो फलाना वहां गया था भाई, मतलब ऐसे ही किसी रैंडम व्यक्ति के लिए बोल देते हैं हम। तो आपको पता है बच्चे, मैंने आपको पढ़ाया था पहली क्लास में, ये लाइट आई और गई, तो रिफ्लेक्शन में लाइट की जिस स्पीड पे आएगी उस स्पीड पे जाएगी, स्पीड सेम रहती है, कलर फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलता लाइट का, वो भी सेम रहते हैं, वेलोसिटी बदल जाती है, वेग। इसका रीजन क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं पहली क्लास में, ठीक है? तो सब कुछ सेम रहेगा, केवल वेलोसिटी, वेग बदल जाता है। इसके लिए आप सबसे पहली क्लास देखेंगे, ठीक है? ओके। और वेलोसिटी की स्पेलिंग सही लिखो रोहित। ओके। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है तो लिखेंगे वाई, नहीं आ रहा है तो लिखेंगे एन। लेट मी चेक वेदर यू गाइज आर एंजॉइंग दिस सेशन और नॉट। वाई फॉर टेकिंग मजा, एन फॉर सजा। तो मजा के लिए वाई, सजा के लिए एन। ये बच्चे कह रहे कतई जहर। चलिए ठीक है, यानी पढ़ाना सफल है यहां तक का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, जब हमने बच्चे रिफ्लेक्शन पढ़ ही लिया है, परावर्तन हमने पढ़ ही लिया है, तो रिफ्लेक्शन में दो तीन बातें आप और देखना भी। वो देखो क्या, ये बच्चे मेरे पास एक स्मूथ सरफेस है, चिकनी सतह, स्मूथ बिल्कुल जैसे बोर्ड है ना इस टाइप की, या मिरर, बिल्कुल चिकनी सतह है। एक मेरे पास है बच्चे खुदरी, उबड़ खाबड़, इसे बोल रहा हूं मैं स्मूथ सरफेस, चिकनी सतह है, इसे बोलते हैं बच्चे रफ सरफेस, खुदरी। खुदरी सतह है। अब जो बच्चे एक रिफ्लेक्शन होता है स्मूथ से, एक होता है रफ से, इनमें कुछ फर्क है। जैसे यहां पे लाइट आई, इसके पैरेलल आप एक लाइट और डाल दो, एक और पैरेलल, ठीक? ऐसी एक पैरेलल रे बच्चे आपने यहां डाली, ठीक है? और एक पैरेलल रे बच्चे आप डाल दो, मान लो कि यहां। बड़े ध्यान समझना बात को। अब जहां पर लाइट टकराई है वहां पर आप एक नॉर्मल खींचो अभिलंब, तो आपको पता है कि लाइट जिस एंगल पर आएगी उस एंगल पर वापस जाएगी, ये चली गई। जहां लाइट टकराई है फिर से एक नॉर्मल खींचो अभिलंब, तो लाइट जिस एंगल पर आई है उसी वापस जाएगी। तो आपने एक चीज देखी होगी, स्मूथ सरफेस में क्या होता है कि लाइट अगर पैरेलल आएंगी, समांतर आएंगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद पैरेलल ही निकलेंगी। तो स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि अगर प्रकाश की किरणें समांतर आ रही हैं तो टकराने के बाद समांतर ही जाएंगी, अगर वो पैरेलल आई थी तो टकराने के बाद पैरेलल ही जाएंगी, ठीक है? तो बच्चे इसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। इंग्लिश में दो नाम है इसके, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, हिंदी में है नियमित परावर्तन। तो एसएससी में क्वेश्चन आ जाता है कि नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन किस सरफेस पे होता है? स्मूथ सरफेस पे। ये आपसे बोल देगा कि स्मूथ सरफेस पे
अगर प्रकाश की किरणें रे ऑफ लाइट समांतर जाकर टकराई हैं पैरेलल, तो टकराने के बाद जब निकलेंगे तो भी क्या रहेंगी वो पैरेलल। ठीक है। सोनू सर आपके पास मेरी कमेंट आ रही है या नहीं? नहीं आ रही भाई सोनू, आपकी कमेंट मेरे पास नहीं पहुंच रही है, सॉरी। लेकिन यहां पे देखना बच्चे, यहां पे लाइट टकराई, तो जहां पे टकराई ना आप एक छोटा सा हिस्सा बिल्कुल प्लेन मान लो, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा प्लेन मान लेना। अब यहां पे आप नॉर्मल खींचो, नॉर्मल वो कुछ ऐसा आएगा, फिर नॉर्मल 90 डिग्री एंगल बनाता ना सरफेस से, तो लाइट जिस एंगल पे आई है आपको पता उसी एंगल पे जाएगी, ये निकल गई ऐसे। अब यहां पे बच्चे लाइट जहां टकराई है ना उतने हिस्से को बिल्कुल प्लेन मान लो, बच गया नॉर्मल आपका। ठीक है, नॉर्मल। तो लाइट बच्चे इस एंगल पर टकराई, तो जिस एंगल पर टकराएगी आपको पता है बच्चे उतने एंगल पे वापस निकलेगी, ऐसे निकल गई है, ऐसे समझ लो। तो बच्चे यहां पे आपने क्या देखा, ध्यान सुनना, बात को ध्यान देना। इसे चलो मैं ऐसे बना देता हूं, देखो आपने एक चीज देखी कि अगर स्मूथ सरफेस था तो लाइट पैरेलल आई थी और बिल्कुल पैरेलल निकली थी, लेकिन रफ सरफेस अगर है लाइट आएगी तो पैरेलल, लेकिन टकराने के बाद पैरेलल नहीं निकली, एक लाइट तो निकल गई ऐसे और एक निकल गई ऐसे, ये तो नॉर्मल है अभिलंब। ठीक है, तो एक निकली ऐसे एक ऐसे, यानी कि अगर पैरेलल रे आए लेकिन रफ सरफेस पर टकराने का तो पैरेलल नहीं निकलेंगी, कोई किधर भाग जाएगी कोई किधर भाग जाएगी। इसे बच्चे हम बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन इसे बोलते हैं अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। इसका एक नाम हो रहा है इंग्लिश में डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो बच्चे हमने क्या देखा पेपर में, क्वेश्चन क्या आएगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन किस सरफेस से होता है, स्मूथ से, इरेगुलर या अनियमित किससे होता है, रफ से। इनमें फर्क क्या है कि यहां पर रे आएंगी पैरेलल, टकरा के पैरेलल निकलेंगी, यहां पर रे पैरेलल आएंगे लेकिन टकराने के बाद पैरेलल नहीं रहेंगी। तो दूसरा इसमें फर्क क्या रहेगा, अगर स्मूथ सरफेस है तो यहां पर आप इमेज इससे प्रतिबिंब, इसके अंदर इमेज प्रतिबिंब देख सकते हो, लेकिन यहां पर आप इमेज प्रतिबिंब नहीं देख सकते। उसकी वजह समझना भी, यहां पर इमेज प्रतिबिंब नहीं बनेंगे। देखो उसकी वजह क्या है। गुड इवनिंग सर, जस्ट नाउ बाय दिस बैच। ओके कोई नहीं, 2 क्लासें देख लेना आप इन्हें बाद में आराम से तसल्ली से। अब बच्चे यहां पे देखना, अगर स्मूथ सरफेस है तो लाइट टकराई और टकरा के आपकी आंख में आई, तो यहां पे क्या होगा ना, आपकी आंख में ज्यादा मात्रा में रे ऑफ लाइट पहुंचेंगी, ज्यादा मात्रा में प्रकाश आपकी आंख में पहुंचेगा। तो यहां पे बच्चे क्या होगा कि ज्यादा मात्रा में अगर आपकी आंखों में प्रकाश यहां पे पहुंचेगा तो ये होगा कि इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा रहेगी तो आप इमेज देख पाओगे। लेकिन रफ सरफेस में क्या होगा, मान लो आपकी आंख यहां पे है, हजारों रे चली और आपकी आंख तक 1-2 ही पहुंच पाएगी, कोई किधर निकल गई कोई किधर निकल गई, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इतनी कम होगी कि आप इमेज प्रतिबिंब देख नहीं पाओगे। जैसे बोर्ड है, इसके अंदर मुझे हल्की हल्की से अपनी इमेज क्यों दिख रही है, क्योंकि ना तो बिल्कुल खुदरा है ना बिल्कुल चिकना है, तो इसमें थोड़ी बहुत लाइट मेरी आंख तक पहुंच रही है तो हल्की फुल्की मुझे झलक दिख रही है। जैसे पानी है तो पानी के अंदर भी आपको अपनी थोड़ी सी परछाई सी दिख जाती है, क्योंकि ना तो बिल्कुल खुदरा है ना बिल्कुल चिकना है, तो थोड़ी बहुत रे आपकी आंख तक पहुंची। लेकिन जो सड़क है खुदरी या दीवारें हैं तो उन पर लाइट जाकर टकराती है पैरेलल, इधर उधर को बिखर जाती है पूरे कमरे में लाइट, तो इंटेंसिटी इतनी बड़ी आपकी आंख तक नहीं पहुंच पाती किसी पॉइंट से जो लाइट चली है, तो इसलिए आप उसके अंदर इमेज नहीं देख पाते। लेकिन जो घर में प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, वो इतना चिकना है कि जितनी रेस पर टकराएंगी पैरेलल, सारी की सारी टकरा के एक एंगल से आपकी आंख में पहुंचेंगी, तो वहां पर आप इमेज देख पाओगे। तो मैं आपको पेपर में देखो क्या क्या समझना है। पेपर में क्वेश्चन आएगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये किस सरफेस पे होता है, रफ सरफेस पे। इसमें फर्क क्या होता है कि प्रकाश की किरणें पैरेलल आएंगी लेकिन टकराने के बाद पैरेलल नहीं रहेंगी, इधर उधर बिखर जाएंगी। स्मूथ रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता है, स्मूथ सरफेस से रे पैरेलल आएंगी, टकराने के बाद भी पैरेलल ही रहेंगी। स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर इमेज हम देख सकते हैं, इरेगुलर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर इमेज नहीं देख सकते हैं। ये दोनों रिफ्लेक्शन के टाइप्स हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है रफ सरफेस से, ठीक है, और ये किससे होता है बच्चे, ये होता है आपका स्मूथ सरफेस से। आई बात समझ में। और देखना रिफ्लेक्शन के नियम का पालन हालांकि यहां भी हो रहा है, लाइट जिस एंगल पर आ रही है उसी एंगल पे वापस जा रही है।
यहां भी जिस एंगल पर आ रही है उसी एंगल वापस जा रही है, पर यहां पर नॉर्मल इसका इधर को बना तो लाइट 5 डिग्री पे आई तो 5 पे इधर को भाग गई। यहां पे क्या हो बच्चे, नॉर्मल इधर को बन रहा है, लाइट मान लो 5 से आई 5 पे निकल गई, पर दोनों के दोनों कोई भाग रही इधर को कोई इधर को। रिफ्लेक्शन के नियम का पालन ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है, बस यहां पे दिक्कत क्या है कि इनके नॉर्मल तो बिल्कुल बनते हैं एकदम पैरेलल समांतर, तो रे पैरेलल आएंगी पैरेलल ही जाएंगी, लेकिन इसका नॉर्मल तो बन रहा है इधर को, इसका नॉर्मल बन रहा है इधर को, तो आने वाली रे और जाने वाली रे, जो जाने वाली रे हैं आने वाली तो पैरेलल थी पर जाने वाली पैरेलल नहीं रहेंगी। ठीक। दूसरी चीज, अगर बच्चे पेपर में कोई आपसे पूछ ले कि रिफ्लेक्शन के जो नियम का जो पालन है वो प्लेन मिरर करता है, कनकेव करता है कि कॉन्वेक्स, शायद मैंने आपको बताया पिछली क्लास में, कोई भी मिरर हो, अवतल हो उत्तल हो चाहे प्लेन हो, ये सब रिफ्लेक्शन के नियम का पालन करते हैं। आप यहां देखना, ये मान लो रे आई है कनकेव मिरर पे आके टकराई, तो यहां पे भी लाइट जब टकराएगी ना आके जिस हिस्से पे टकराएगी उस छोटे से हिस्से को आप बिल्कुल प्लेन मान सकते हो, तो यहां भी लाइट जिस एंगल पे आके टकराएगी उसी एंगल पे वापस जाएगी। तो चाहे प्लेन मिरर हो चाहे कनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, परावर्तन के नियम का पालन हर जगह होता है। अगर कहीं आपने रिफ्लेक्शन शब्द पढ़ लिया, परावर्तन पढ़ लिया, तो परावर्तन के नियम का पालन होगा ही होगा। तो रिफ्लेक्शन के लोग फॉलो करते हैं, कनकेव मिरर भी, कॉन्वेक्स भी, प्लेन भी, सब फॉलो करते हैं। सरफेस चाहे स्मूथ हो चाहे रफ हो, रिफ्लेक्शन के लॉ का फॉलो होगा ही होगा। ठीक है, उसमें इमेज कैसे कैसे बनेंगी वो चीजें बदल सकती हैं, वो अलग चीज है। ठीक है, चलो सर अब क्लास खत्म करो, खत्म करते हैं, पर एक लाइन लिख लेंगे, पहले लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मिरर्स एंड सरफेसेस, फॉर ऑल काइंड ऑफ मिरर्स एंड सरफेसेस। परावर्तन के नियमों का पालन, परावर्तन के नियमों का पालन सभी तरह की सतह और दर्पणों के लिए वैलिड है। परावर्तन के नियमों का पालन, परावर्तन के नियम सभी तरह की सतह और दर्पणों के लिए वैलिड हैं। परावर्तन के नियम सभी तरह की सतह और दर्पणों के लिए वैलिड हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मिरर एंड सरफेसेस। ये राजस्थान क्वेश्चन है ये कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किस पे काम करते हैं, प्लेन मिरर पे, कनकेव पे, कॉन्वेक्स पे, सभी पे। आंसर क्या होगा हमारा, सभी पर। सर थोड़ा मोटिवेशन दे दो, ये फालतू की बातें मत करो, मोटिवेशन दे दो। चले भाई आज के लिए इतना ही काफी, पहले मिलते आप तो हम किसी आईआईटी को ले, अरे कहाँ है मजा ले रहा भैया, चलो ओके बाय, टेक केयर।